नमस्कार बंधुओं। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसकी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रत्येक बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यानपूर्वक आप इसको सुनेंगे और यदि आवश्यक आप समझें तो रजिस्टर और पेन निकाल लीजिए और महत्वपूर्ण बातों को नोट करते जाइए। तो आज का टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत के इतिहास से। आधुनिक भारत के इतिहास का टॉपिक है ब्रिटिश साम्राज्यवाद। ब्रिटिश साम्राज्यवाद किस प्रकार स्थापित हुआ और किस तरीके की उसकी नीति आगे चली। तो आज जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम उसके आर्थिक पक्ष को देखेंगे कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद स्थापित हुआ उसका आर्थिक पक्ष क्या था। तो आर्थिक पक्ष की दृष्टि से अगर देखें तो आर्थिक शोषण की बदलती उपनिवेशवादी अवस्थाएं, आर्थिक शोषण की बदलती उपनिवेशवादी अवस्थाएं यानी चेंजिंग कंडीशंस ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो ये क्या स्थिति थी, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको विदित होगा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। दरअसल इसका नाम उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, वो तो बाद में पड़ा। महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक स्वीकृति पत्र के आधार पर जो 217 व्यापारी थे इंग्लैंड के, वो व्यापारी व्यापार करने की परमिशन लेकर आए थे और उसको एक तरीके से कंपनी ऑफ मर्चेंट्स शॉर्ट में कहा गया था। वैसे तो उसका बहुत लंबा नाम था। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी और उसके बाद फिर वो कंपनी भारत में आई थी केवल और केवल व्यापार करने के लिए। लेकिन जब भारत में आए तो मुगल शासनकाल था। मुगल बादशाहों ने अलग अलग नीति अपनाते हुए इनको धीरे धीरे व्यापार करने की अनुमति दे दी, लेकिन वो अनुमति धीरे धीरे बढ़ती चली गई और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद अंग्रेज स्वतंत्र व्यापार की मांग करने लगे, व्यापारिक क्षेत्र में अनेक छूटें प्राप्त करने लगे और ये काम किया बाद में परवर्ती मुगल शासक फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर के फोड़े निकले हुए थे और जो कंपनी के लोग आए थे उनमें एक डॉक्टर भी था। उस डॉक्टर ने उनके फोड़े ठीक किए थे तो उन्होंने प्रसन्न होकर के अपने क्षेत्र में यानी मुगल क्षेत्र के अंदर मुक्त व्यापार की सुविधा दे दी थी। और उसके बाद फिर अंग्रेज लगातार व्यापारिक स्थिति को मजबूत करते चले गए। लेकिन 1750 ईस्वी आते आते अंग्रेज व्यापारिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो चुके थे, लेकिन अभी किसी प्रकार का उनका साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया था। 1757 ईस्वी की जो घटना थी वो घटना थी प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के बाद स्थिति ये पैदा होती है कि इनका आर्थिक साम्राज्यवाद का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसकी व्यापारिक नीति क्या थी अब तक। तो अब तक की अगर व्यापारिक नीति देखी जाए तो मद्रास के गवर्नर थे, मद्रास के डायरेक्टर थे राजस्व के, उन्होंने लिखा था, जॉन सुलीवन ने लिखा था कि हम भारत से व्यापार इस तरीके से करना चाहते हैं कि हम एक स्पंज के रूप में हैं और गंगा के आसपास के इलाके के अंदर जो संसाधन है वो हम स्पंज में भर के ले जाएंगे और इंग्लैंड में टेम्स नदी के किनारे उनको निचोड़ देंगे। कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश कंपनी की व्यापारिक नीति थी वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन की थी, एक्सप्लोरेशन की थी, शोधन करने की थी कि संसाधनों का शोधन कर लेंगे, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उनको इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करके हम ब्रिटेन ले जाएंगे। तो ये एक तरीके से शोषण की नीति ही थी।
ठीक है। अब क्या हुआ कि ये नीति और बढ़ती चली गई, और फिर क्या होता है कि 1757 से लेकर के जो एक साम्राज्यवादी दौर शुरू होता है, आर्थिक साम्राज्यवादी, उस दौर को 1757 से लेकर के और हम 1947 तक के पीरियड को 3 भागों में बांटकर उसका अध्ययन करेंगे और तीनों भागों की अलग अलग स्थितियों को समझेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा भाग होगा, सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा बणिक पूंजी काल की अवस्था। जो पहला काल है वो है बणिक पूंजी काल की अवस्था। अगर इसके हम समय देखें तो ये समय होगा 1757 से लेकर के लगभग 1810 ईस्वी तक, यानी लगभग 50 साल का ये पीरियड है। इस पीरियड के अंतर्गत क्या स्थिति पैदा होती है वो हमें देखनी है। तो जब 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हो गई और बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला था वो हार गया, इस सब के पीछे जो नीति थी वो लॉर्ड क्लाइव की नीति थी, जो कि कंपनी का एक लिपिक था, लेकिन उसने एक सलाह दी थी कि हमको आक्रामक नीति अपनाते हुए आक्रमण करने चाहिए और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए, भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहिए। इसीलिए बक्सर के विद्रोह के बाद जब उसे खूब सफलता मिल गई 1764 ईस्वी में, तो उसको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया। अब यहाँ पर नीति क्या थी? यहाँ पर नीति ये थी कि वणिकवाद की नीति थी। वणिकवाद की नीति का मतलब था कि जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी थे उनका काम ये था कि भारत से ज्यादा संसाधनों को इकट्ठा करें, है व्यापार करने के लिए व्यापार करें। तो अब उन्होंने उसके लिए भारत के जो प्रांतीय शासक थे उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और खास तौर से बंगाल के क्षेत्र में जब प्लासी का युद्ध हो गया, सिराजुद्दौला हार गया, तो उसको बहुत सारे समझौते करने पड़े और उन समझौतों के आधार पर अनेक क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को देने पड़े। अंग्रेजों को पूरे क्षेत्र में मुक्त व्यापार की सुविधा देनी पड़ी, जबकि इससे पहले सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच महत्वपूर्ण टसल यही थी कि जो कोठियां थीं उन कोठियों को वो किलेबंदी कर रहे थे अंग्रेज। जैसा कि सिराजुद्दौला ने एक बार फरमान भी जारी किया था कि ये किलेबंदी ना की जाए, आप हमारे क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, आपको कोई सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं करनी है। परंतु अंग्रेजों ने नहीं माना और स्थिति बिगड़ती चली गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को परास्त करके मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। मीर जाफर जब गद्दी पर बैठा तो उसने 20 लाख रुपए क्लाइव को दिए, 50 लाख रुपए सेना को दिए और तमाम धन दे दिया। कहने का मतलब है जो भारतीय शासक थे, जो प्रांतीय शासक थे, उनसे बहुत बड़े उपहार लेते थे और तमाम चीजें वसूल करते थे। व्यापार के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें थी। तो कहने का मतलब है वो वहां पर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। और उसके बाद बंगाल का नवाब अंग्रेजों की कठपुतली बन गया। जब कठपुतली बन गया तो वो कभी भी धन उगाने के लिए उनको आदेश कर देते थे और उसको धन देना पड़ता था बंगाल के नवाब को। अब जब मीर जाफर जब उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया अंग्रेजों की, तो उन्होंने उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक। और मीर कासिम को जब गद्दी पर बैठाया तो फिर तब भी वही स्थिति चलती रही कि हमको और व्यापारिक सुविधाएं दीजिए, हमको और धन दीजिए, हमारी सेना को रखिए, और तरह तरह की स्थितियां थी। वहां की स्थिति ये थी कि सेना रहेगी नवाब की रक्षा के लिए और सेना का पूरा व्यय नवाब उठाएंगे, और अंग्रेजों की सेना मुफ्त में वहां रहेगी, अधिकारी रहेंगे। तो ये अलग तरीके का एक्सप्लॉयटेशन था। दूसरे जनता का एक्सप्लॉयटेशन क्या था कि जनता के लोग जो थे वो दोहरी मार झेल रहे थे। एक तो अपने शासन के द्वारा वसूल किए जाने वाले टैक्स थे,
है। दूसरे अंग्रेज जब व्यापार करते थे तो अंग्रेज बहुत कम दामों में उनकी चीजें खरीद लेते थे। अंग्रेजों ने एक और षड्यंत्र किया था। षड्यंत्र ये किया था कि जब बंगाल के नवाब ने मुक्त व्यापार सबके लिए खोल दिया, मतलब जो भारत के व्यापारी थे उनके लिए भी खोल दिया और अंग्रेजों के लिए भी जब खोल दिया, तो अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा। क्यों? अंग्रेजों ने कहा कि हमारे विशेषाधिकार समाप्त हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने वहां पर हिंदू मुस्लिम की स्थिति पैदा कर दी। मतलब जो बहुत सारे हिंदू व्यापारी थे, जिसमें राजा राम थे, राम नारायण थे और लोग थे, ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया। मतलब एक नया व्यापारी वर्ग तैयार कर दिया जो बंगाल के नवाब के खिलाफ था और अंग्रेजों के पक्ष में था, क्योंकि अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा शोषण कर रहे थे। जब एक राइटर हुए हैं, उन्होंने लिखा है इंडिया एंड ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। इन्होंने पुस्तक लिखी है, इनका नाम सैंडरसन है। सैंडरसन महोदय ने ये पुस्तक लिखी है, इंडिया एंड ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने उस समय की स्थिति का वर्णन किया है और उस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि ब्रिटेन के झंडे के तले कंपनी के व्यापारी और अधिकारी भारत की लूट कर रहे हैं। ये एक अंग्रेज लिख रहा है। इसका तात्पर्य सीधा सा है कि भारत की व्यापारिक दृष्टि से लूट हो रही है और इसीलिए इसको वणिक पूंजी काल कहा गया है। वणिक का मतलब व्यापार करना है। तो ये अवस्था लगभग 50 वर्षों तक चलती रही। 1764 में जब बक्सर का विद्रोह समाप्त हुआ तो अंग्रेजों को बहुत सारी सौगातें मिल गई। उसमें उड़ीसा, बिहार और बंगाल की दीवानी मिल गई और दीवानी मिल जाने से उनके एक तरीके से राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में आ गई और धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब वारेन हेस्टिंग को गवर्नर बनाया गया बंगाल का, तो उसने स्थिति बिल्कुल बदल कर रख दी और भारत में अंग्रेजों की अब तक 3 प्रेसिडेंसी बन गई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बंगाल। और इन तीनों के अलग अलग गवर्नर रखे गए थे और सबका गवर्नर जनरल रख दिया गया था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया, जो कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। उसमें क्या हुआ कि जितना केंद्रीय शक्ति थी वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली और जितना प्रशासन का काम था, संभालने का, वो भारतीयों को दे दिया कि तुम अपने हिसाब से चलाओ। तो लगभग 50 वर्ष तक यही अवस्था चलती रही, जिस अवस्था के अंतर्गत भारत का आर्थिक शोषण होता रहा। अब इसके बाद दूसरी अवस्था पैदा होती है, दूसरी अवस्था शुरू होती है। और वो दूसरी अवस्था कैसे शुरू होती है, क्या परिवर्तन होता है? इंग्लैंड में इस समय संक्रमण काल चल रहा है। संक्रमण काल क्या चल रहा है कि वहां पर औद्योगिक क्रांति शुरू हो रही है, जो कि 1750 ईस्वी के आसपास शुरू हुई थी, जैसा कि आप विदित होंगे। तो 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो अंग्रेजों की आर्थिक नीति में भी परिवर्तन आया। अब तक जो आर्थिक नीति चल रही थी, अब तक जो पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और एक्सप्लॉयटेशन चल रही थी, उसी पॉलिसी को और अधिक विस्तृत किया गया। और किस तरीके से किया गया? ये जब औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति का सीधा सा मतलब क्या था? सीधा सा मतलब ये था कि डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन कन्वर्ट इनटू द फैक्ट्री सिस्टम, यानी कि जो घरेलू उत्पादन की व्यवस्था थी उसके स्थान पर कारखाना पद्धति अपनाई गई। कारखाना का मतलब था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
यानी कि सामान वहां बनेगा। तो अब यहां पर सोचने वाली बात, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि अब तक जो स्थिति चल रही थी केवल व्यापार की चल रही थी, केवल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की चल रही थी। अब जो स्थिति पैदा हुई वो क्या थी कि भारत से रॉ मटेरियल को एकत्रित करके ले जाया जाए और उसके बाद इंग्लैंड में कारखानों में तरह तरह का माल बनाया जाए और इसके बाद उसको वापस भारत में लाकर बेचा जाए। यानी कि भारत भूमि का उपयोग अब दो तरीके से होगा। एक तो होगा संसाधनों के लिए और दूसरा होगा बाजार के रूप में, मंडी के रूप में होगा। अर्थात जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब वहां शुरू हो गई तो बहुत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो और कोई भी संसाधन हो, जो रॉ मटेरियल्स थे, जो कच्चा माल था, विभिन्न जैसे कपास थी, रेशम के लिए धागा था और बहुत सारी चीजें थी जो कि भारत से ले जाई जाती थी। तो अब क्या कर दिया गया, अब संसाधनों का दोहन और तेजी के साथ कर दिया गया और उन संसाधनों को वहां ले जा करके वहां पर वस्तुएं बना करके भारत में लाकर उनको बेचा जाने लगा। क्योंकि यहां पर एक चीज मैं बताने वाला हूं आपको, वो ये कि जब ये पहला चरण जब चल रहा था पहले 50 साल का, है ना, इस चरण के अंतर्गत क्या हुआ कि बहुत सारी पूंजी इकट्ठी हो गई इंग्लैंड के अंदर। अब ये था कि उस पूंजी को कहां लगाएं, तो जो वहां के सामंत लोग थे जो पूंजी एकत्रित करके ले गए थे, चाहे वो कंपनी के अधिकारी के रूप में ले गए हों, चाहे कंपनी के रूप में ले गए हों, चाहे किसी भी रूप में ले गए, जो धन वहां पर पहुंचा, अब वो धन उन्होंने फैक्ट्रीज में लगा दिया, इंडस्ट्रीज में लगा दिया, जिससे क्या हो गया कि वहां उत्पादन बढ़ने लगा। जब उत्पादन बढ़ने लगा तो जो वहां इंग्लैंड की आवश्यकताएं थी वो तो पूरी होने ही लगी, साथ में सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। अब उस सरप्लस प्रोडक्शन को कहां ले जाएं, उससे लाभ कैसे कमाएं, उसके लिए जरूरत थी बाजार की। और बाजार भारत उनको बहुत अच्छा बाजार मिल चुका था। क्यों? क्योंकि भारत में जनसंख्या भी ज्यादा थी, खपत भी ज्यादा थी, लिहाजा क्या किया उन्होंने, भारत को बाजार के रूप में इस्तेमाल किया। तमाम जहाज भारत से रॉ मटेरियल भर के जाता था, है, और वहां से तमाम मैन्युफैक्चर फिनिश्ड गुड्स भारत आता था और उसको भारत में बेचा जाता था। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, इससे एक्सप्लॉयटेशन कैसे हुआ, यह समझना बहुत जरूरी है। अब इसको देखिए, हुआ क्या, हुआ ये कि जो निर्यात था, और आयात, अब जो आयात और निर्यात था, जो ट्रेड हो रहा था, भारत से माल जा रहा है, वहां इंग्लैंड से माल आ रहा है, तो इसमें क्या कर दिया उन्होंने, एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए जो निर्यात होता था उस पर इन्होंने 10% टैक्स लगाया, 10% टैक्स लगा दिया। और जो भारत में इंपोर्ट होता था उस पर 3 to 5% लगाया। यानी कि चीजें आसानी से आ तो सकती हैं, लेकिन आप बनी हुई चीजों को, भारत में बनी हुई चीजों को जब आप निर्यात करेंगे तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब सारी की सारी व्यवस्था इनके हाथ में है, अंग्रेजों के हाथ में है, तो वो क्या है कि उनको यहां से भी लाभ प्राप्त हो रहा है कि आप जब चीज बाहर भेजेंगे तो आप हमें 10% टैक्स दीजिए, तब आपकी चीज बाहर जाएगी। लेकिन हमारी चीज जो है वो 3 से 5% पर ही अंदर आ जाएगी। तो कहने का मतलब है यहां पर लगभग आधा डिफरेंस था। इससे क्या हुआ, इससे जो भारतीय व्यापार था वो ठप हो गया। ठप क्यों हो गया? क्योंकि जो भारतीय व्यापारी थे वो माल खरीद कर इकट्ठा करके अब इस स्थिति में नहीं थे कि वो 10% एक्सपोर्ट टैक्स चुका करके माल को बाहर भेज सकें। दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या, अगर वो माल भेज भी देते हैं तो वो माल वहां पर बिकेगा नहीं। क्यों नहीं बिकेगा?
क्योंकि उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि इंग्लैंड में बनी हुई माल की थी, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुकी थी। लेकिन भारत में अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। भारत में बाद में अंग्रेजों ने ही धीरे धीरे इसको शुरू किया, तो इससे एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। अब क्या हुआ कि भारत के जो उद्योग थे, जो छोटे उद्योग थे, चाहे वो कपड़ा उद्योग हो, चाय हो, नील और तमाम प्रकार के जो उद्योग थे, जिसमें ये सारे के सारे उद्योग चौपट हो गए। घरेलू उद्योग थे, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थी, तो ये सारे चौपट हो। क्यों? क्योंकि इनका माल अब लोग नहीं खरीदते थे, और जो अंग्रेजों का माल होता था वो बिक रहा था। वो अंग्रेज बिकने नहीं देते थे इंडियन माल को। तो इससे क्या हुआ, इससे भारत की स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। और ये बताते हैं कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड को अगर देखें तो ये 1810 से लेकर के और 1860 ईस्वी तक, मतलब अगले 50 वर्ष तक ये पीरियड चलता है। 1813 की स्थिति के अगर हम देखें तो उसमें बताया जाता है कि ये स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ये जो अंग्रेज लोग थे वो भारत को कर्ज देने लगे, और 8 लाख पाउंड कर्ज हो चुका, 8 लाख पाउंड कर्ज हो चुका था, ऐसा बताया जाता है। और इतना ही नहीं, ये इसके अलावा जो यूनिट्स होती थी, जो इकाइयां होती थी, उनको भी ये कर्ज देते थे। तो कहने का मतलब है, यहां पर देखेंगे आप, यहां पर सीधा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था व्यापार के माध्यम से, किसी तरीके की ऋणग्रस्तता नहीं थी यहां पर। लेकिन इस पीरियड में आकर के क्या हुआ, यहां इंडस्ट्रीज पर कोई फर्क नहीं था। यहां पर इंडस्ट्रीज चौपट होने लगी, व्यापार चौपट होने लगा, और साथ में भारत के किसान, भारत के व्यापारी ऋणग्रस्त हो गए। अंग्रेज उनको ऋण देने लगे। तो दूसरी जो अवस्था थी, इसको इसीलिए कहा जाता औद्योगिक पूंजी का काल, इंडस्ट्रियल कैपिटल पीरियड, क्योंकि इस पीरियड के अंतर्गत बहुत तेजी के साथ धन बहिर्गमन हुआ, जिसको धन बहिर्गमन यानी धन का निष्कासन हुआ, वेल्थ जो बहुत तेजी के साथ इंग्लैंड की ओर जाने लगा। तो ये दूसरा काल था, दूसरा पीरियड था जिसमें एक्सपर्ट्स। अब बात करते हैं तीसरे पीरियड की। तीसरा जो पीरियड है, तीसरा पीरियड जैसा मैंने बताया कि ये तीसरा जो पीरियड है वो 1860 से लेकर के और 1947 ईस्वी तक, इसको आप मान सकते हैं, ये तीसरा पीरियड है। अब इस तीसरे पीरियड की अगर हम स्थिति को देखें तो यहां पर ये देखेंगे कि अब बहुत तेजी के साथ भारत में आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी होने लगा है। अगर आप 1810 से लेकर के 1860 तक का पीरियड देखें तो इसमें देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में स्कूल भी स्थापित किए, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था धीरे धीरे करने लगे। 1793 में पहला चार्टर एक्ट पारित करने के बाद भारत में लीगल सिस्टम लागू हो गया। 1813 में उन्होंने दूसरा चार्टर एक्ट पारित किया, उसमें और ज्यादा सुधार किए, वैधानिक व्यवस्था की। 1833 ईस्वी में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आया तो उसने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर सुधार किए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के अंदर परिवर्तन हुए। और उसके बाद जो अंतिम चार्टर एक्ट था 1853 ईस्वी का, उसके आधार पर और अधिक व्यवस्था की गई। अब यहाँ ये देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि जो भी गवर्नर जनरल बनकर आता था भारत का, वो एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आता था, एक नई रणनीति लेकर के आता था। जब हम इन गवर्नर जनरल को अलग अलग पढ़ाएंगे तो एक एक की अलग अलग नीति बताएंगे।
जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लेकर के आया, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि को लेकर के आया है, लॉर्ड वार्ने हेस्टिंग थे, वो द्वैध शासन व्यवस्था के लिए जाने जाते थे। तो इसी तरीके से लॉर्ड डलहौजी जब आया था तो वो हड़प नीति को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर के आया था। क्यों? क्योंकि वो भारत में इन सबको एक ही काम करना था, वो था ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बढ़ाना, उसे विस्तृत करना और कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करना। तो 1860 की स्थिति को अगर आप देखें तो देखेंगे आप कि 1857 ईस्वी में एक संक्रमण काल चल रहा था और 1857 में जब विद्रोह हुआ, यद्यपि वो विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन उस विद्रोह ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी और ये बता दिया कि यदि अंग्रेजों का यही रवैया भारतीयों के प्रति रहा तो ऐसे विद्रोह भविष्य में और भी हो सकते हैं। लिहाजा अंग्रेज मजबूर हो गए परिवर्तन, अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए और 1858 ईस्वी में जब 1857 ईस्वी का विद्रोह समाप्त हो गया तो जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने घोषणा की कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है, अब भारत में ब्रिटेन का शासन होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन होगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो होगी वो पूरी तरह भारत के शासन को नियंत्रित करेगी और उसको करने के लिए भारत सचिव बनाया गया था। तो कहने का मतलब स्थिति बिल्कुल बदल गई। अब तक जो भी नीति अपनाई थी वो कंपनी ने अपनाई थी, लेकिन इस पीरियड में, तीसरे काल में जो पॉलिसी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनाएगी। अब इस तीसरी अवस्था में आकर के क्या परिवर्तन होता है वो देखने वाली बात है। परिवर्तन ये होता है कि अब वही चीज बदल जाती है, वित्तीय पूंजी का काल। ये वित्तीय पूंजी का काल होता है जिसमें फाइनेंस किया जाता है। अब क्या फाइनेंस किया जाता है? अब देखिए, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हो जाने के कारण से तेजी के साथ उत्पादन बढ़ने लगा, तेजी के साथ पूंजी बढ़ने लगी, तेजी के साथ लाभ बढ़ने लगा। तो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, सरप्लस प्रॉफिट हुआ और अब सरप्लस कैपिटल तैयार हो गया। अब स्थिति यह थी कि आखिर अंग्रेज कभी शांत तो बैठ नहीं सकते थे। अंग्रेजों का यह था कि धन से धन कैसे पैदा करें। तो अब यह था कि उस पूंजी को कहां लगाएं जो उनके पास अतिरिक्त पूंजी हो गई है। अब इस पूंजी के लिए भी उनको भारत सबसे अच्छा दिखाई दिया, क्योंकि भारत में अभी तक अगर देखा जाए तो संरचनात्मक डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू नहीं हुई थी। आर्थिक व्यवस्था की अगर देखें तो मुगल पीरियड जो चल रहा था, मुगल पीरियड के मुगल शासक बिल्कुल शक्तिहीन हो चुके थे। अंग्रेज जहां चाहे वहां मनमानी कर रहे थे, इसलिए आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। अब मौका अच्छा था अंग्रेजों के पास, वो एक तीर से दो निशाने साधना चाहते थे। एक तो भारत में पूंजी लगा करके ये दिखाना चाहते थे कि हम आपके कितने खैरख्वाह हैं, शुभचिंतक हैं। दूसरी तरफ ये था कि अपनी जो अतिरिक्त पूंजी रखी हुई है उसको लगा करके और अतिरिक्त लाभ कमाया जाए। लिहाजा अब इन्होंने ये पूंजी भारत के संरचनात्मक विकास के लिए लगाना शुरू कर दिया। और ये जो क्षेत्र थे इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था रेलवे, बागान, खदान, उद्योग, सड़कें या परिवहन, संचार, ये वो क्षेत्र थे
जहां अंग्रेजों ने अपनी पूंजी लगाई। इसलिए आपको मालूम होगा कि 1853 ईस्वी में सबसे पहले बंबई से थाने के बीच में रेलवे लाइन बिछाई गई और उसके बाद लगातार रेलवे का विकास होता रहा। बागान लगाए गए, चाय के बागान, रबड़ के बागान, नील के बागान और तरह तरह के तमाम बागान लगाए गए, कॉफी के, जिससे कि इन चीजों को प्राप्त करके अब देखिए यह दोहरा पूंजी लगा रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को ले जाएंगे दूसरे देशों में जाकर बेचेंगे, भारत की चाय को इकट्ठा करेंगे, अमेरिका में जाकर बेचेंगे, तो वहां से लाभ कमाएंगे, दूसरे यहाँ जो पूंजी लगाई हुई उससे भी लाभ कमाएंगे। इसी तरीके से तमाम क्षेत्रों के अंदर इन्होंने अपनी पूंजी लगाना शुरू कर दिया। अब यहां पर देखें, यहां पर अंग्रेज बहुत चालाक तो थे, वो किसी भी तरीके से घाटे का सौदा नहीं उठाना चाहते थे। वो जानते थे कि अगर संरचनात्मक डेवलपमेंट करेंगे तो उसका लाभ हमें तुरंत मिलने वाला नहीं है, हमको तो वर्षों के बाद मिलेगा, जब वो लाभकारी स्थिति में होगा वो उद्योग या वो सेक्टर। लिहाजा उन्होंने पहले ही एक लाभ गारंटी योजना, लागू करते थे, यानी कि हम आपके यहां संरचनात्मक विकास करेंगे, हमें उससे लाभ लेना ही लेना है। और ये मैं रेलवे के सेक्टर का बता रहा हूं कि रेलवे जो बिछाई थी इसमें उन्होंने 5% वार्षिक का लाभ निर्धारित कर दिया था। और इसमें देखा जाए तो पहले शुरुआती काल में कई वर्षों तक रेलवे से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ था और घाटा हो रहा था, लाखों करोड़ों रुपए का घाटा था। लेकिन इसके बावजूद वो जो पूंजी लगाने वाले लोग थे वो 5% अपना डेवलपमेंट अलग निकाल के रख, अपना लाभ प्रॉफिट अलग निकाल के रख देते थे। तो आप देख रहे हैं यहां संरचनात्मक विकास तो हो रहा है, लेकिन एक तो क्या हो गया कि भारत पूरी तरीके से पूंजीगत आश्रित हो गया। दूसरी बात ये कि जहां पर उसके संसाधन जा रहे हैं अंग्रेजों के हाथ में, वहीं पर क्या है, ऋणग्रस्तता। देखिए यहां पर देखिए ऋणग्रस्तता जो शुरू हुई थी औद्योगिक पीरियड में, वो ऋणग्रस्तता बढ़ती चली जा रही है। औद्योगिक काल में जो ऋणग्रस्तता हुई थी वो यूनिट्स में हुई थी, ठीक है, यह लोगों के ऊपर हुई थी। ये जो ऋणग्रस्तता है ये सरकार के ऊपर होने लगी, ये देश के ऊपर होने लगी, भारत के ऊपर होने लगी। क्योंकि जो संरचनात्मक विकास, जैसे भारतीय रेलवे का विकास होगा तो लाभ या हानि किसको उठानी पड़ेगी? भारत सरकार को उठानी पड़ेगी या भारत देश को उठानी पड़ेगी। इसी तरीके से ये सारी की सारी व्यवस्था जो विकसित हो रही थी उसका जो शोषण है, उसका जो आर्थिक नुकसान है, उसका जो आर्थिक दबाव है, वो अब किसके ऊपर आने लगा? सीधा देश के ऊपर आने लगा। तो अब देखिए यहां पर व्यक्ति पर था, यहां उद्योगों में आ गया, औद्योगिक यूनिट्स में आ गया, और यहां पर देश पर आ गया सीधा सा। तो अब इस तरीके से विकास होने लगा। लेकिन जब ये स्थिति, कारखाने और बढ़ने लगे और स्थितियां बढ़ने लगी, तो अब क्या हुआ, अब कुछ और तरीके का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। क्या हो गया कि जब कारखानों के अंदर लोग जो काम करते थे उनके घंटे निर्धारित नहीं थे, काम कर रहे हैं, उन्हें कोई किसी प्रकार की सिक्योरिटी प्राप्त नहीं है, जो चाहे वो वेतन दे दिया, कोई अवकाश नहीं था। तो धीरे धीरे ये समस्याएं उठने लगी। और 1884 में आकर के जब कार्ल मार्क्स का दौर चल रहा था यूरोप के अंदर, तो भारत में भी धीरे धीरे आवाजें उठने लगी। और फिर क्या किया गया, काम के घंटे और साप्ताहिक अवकाश, यानी कि जो इंडिविजुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उस तरफ कुछ कदम भी उठाए जाने लगे। और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इस डेवलपमेंट में और विस्तार होने लगा धीरे धीरे। तो अब समस्या क्या आ रही थी? अब ये आ रही थी कि आखिर पूंजी का ट्रांजैक्शन कैसे किया जाए।
और पूंजी के ट्रांजैक्शन के लिए क्या था, अब बैंक चाहिए थे। तो अंग्रेजों ने 4 बैंक स्थापित किए। सबसे पहला बैंक था रिजर्व बैंक। पहला बैंक स्थापित किया रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक जो है वो व्यक्तिगत बैंक था, प्राइवेट क्षेत्र का बैंक था, लेकिन इसको पूरा अधिकार दे दिया गया। ये मुद्रा जारी कर रहा था, इसे मुद्रा जारी करने का भी अधिकार मिल गया। दूसरा जो बैंक किया था वो था इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल बैंक स्थापित किया गया। इसके आधार पर ये जहां मुद्रा जारी करने का काम कर रहा था, ये क्या कर रहा था, ये धन उपलब्ध करवाता था, ये मनी ट्रांजैक्शन होता था इधर से उधर। और जो तीसरे बैंक थे एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक, एक्सचेंज बैंक का मतलब क्या था कि जो वो बैंक जो ये विदेशी थे, और इनका काम ये था कि जो यूरोपियन मुद्रा आती थी उसको भारतीय रुपए में परिवर्तित करना, यानी मुद्रा का एक्सचेंज करना, इसका काम था, ताकि भारत में आकर के पूंजी को आसानी से लगाया जा सके और भारत की से पूंजी को आसानी से ले जाया जा सके। तो एक्सचेंज बैंक स्थापित की गई। इसके बाद और चौथा जो बैंक था वो था जॉइंट बैंक। ये जो जॉइंट बैंक स्थापित किए गए थे, ये स्थापित किए गए थे भारत में मनी को ट्रांजैक्शन करने के लिए, और इनके पास केवल 25% मनी ट्रांजैक्शन का अधिकार था। कहने का मतलब है कि भारत के लोग उसमें पैसा जमा कर सकते थे, पैसे को निकाल सकते थे, और अंग्रेज भी उसमें जमा करते थे। कहने का मतलब है ये जनता को केवल इस बैंक का लाभ मिल पाता था, बाकी बैंक अपना अपना अलग अलग काम करते थे। तो कहने का मतलब है कि ये बैंक स्थापित हो गए अंग्रेज। और इसी समय संचार व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए तो इसी पीरियड में डाकखाने स्थापित हुए, ताकि सूचनाएं आसानी से जा सकें, पत्र भेजे जा सकें, आसानी से संवाद हो सके, क्योंकि हर जगह दौड़कर तो नहीं पहुंचा जा सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा अध्ययन है, इसमें रजनी पामदत्त जो बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी है, और उसमें पूरा जो हमारा साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी काल है, जो कॉलोनियल पीरियड है, उसके बारे में पूरा उन्होंने वर्णन किया हुआ है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वर्णन किया है। दूसरे आरसी दत्त साहब हैं। आरसी दत्त साहब ने भी इस पूरी की पूरी स्टडी की है इस पीरियड की, और उस स्टडी करने के बाद ये चीजें आगे लाए हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा भारत का एक्सप्लॉयटेशन किया गया। अब देखेंगे कि इसी पीरियड के अंतर्गत जब कारखाने खूब तेजी से स्थापित होने लगे, भारत में स्टील कारखाना भी स्थापित हो गया, भारत में हवाई अड्डे भी बनने लगे, हवाई यात्रा शुरू हो गई, हवाई डाक शुरू हो गई, और बहुत सारी चीजें शुरू हो गई, नई नई चीजें शुरू हो गई। तो अब जरूरत इस बात की थी कि इस क्षेत्र में चीजें शुरू हो जाने से क्या हुआ कि भारत के लोग जो थे, बहुत सारे लोग कारखानों में काम करते थे, कुछ खेती का काम करते थे, कुछ अपना तरह तरह का काम करते थे। लेकिन चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो श्रमिक हो, हर किसी का शोषण हो रहा था। और उस हर किसी के शोषण के साथ में सबसे जो खास बात ये थी कि संरचनात्मक विकास के नाम पर जो पूंजी लगा रहे थे अंग्रेज, उससे देश का शोषण हो रहा था। तो इस तेजी से होते हुए शोषण की ओर जब भारत के लोग पढ़ लिख गए 1900 ईस्वी के बाद खास तौर से, तो उनमें नई चिंतन शक्ति आई, और फिर उन्होंने इस नीति का विरोध करना शुरू किया धीरे धीरे।
वो तरह तरह के आंदोलनों के माध्यम से, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो चंपारण आंदोलन हो, नील आंदोलन हो, और तरह तरह के आंदोलन थे, चाहे वो मजदूरों की हड़ताल हो या धरना हो, प्रदर्शन हो, तरह तरह से होने लगा था। तो जरूरत अब इस बात की थी कि आखिर उन श्रमिकों को किस तरीके से शोषण से बचाया जा सके, कैसे उनको कुछ अधिकार दिलवाए जा सके, कैसे उनको जीवन की सुरक्षा दिलवाई जा सके। इसका काम जो है 1900 ईस्वी के बाद जो है शुरू हुआ, और इसमें सबसे प्रमुख नाम लिया जा सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने श्रमिकों के लिए पूरा आंदोलन चलाया, और उन 3 चरणों में उनकी ये आंदोलन की पृष्ठभूमि रही है। सबसे पहले उन्होंने स्टडी किया, अध्ययन किया, देखा जाए तो 1920 से लेकर के और 1935 ईस्वी तक इस पीरियड पूरा उन्होंने स्टडी किया कि आखिर किस तरीके की समस्या है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। जब उन्होंने क्वेश्चन ऑफ मनी लिखी थी तो उसमें बहुत सारी स्थिति भारत की देखी थी, एशियन कंट्रीज की देखी थी, जिसका उसमें उल्लेख करते हैं। और उसके बाद फिर वो श्रमिक अधिकारों को बचाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए आंदोलन चलाते हैं, और उसमें फिर वो तरह तरह की व्यवस्थाएं करवाते हैं जब ब्रिटिश सरकार से मिल करके। इसमें उनका साथ देते हैं जमनालाल बजाज जी, बीवी गिरी साहब। और उसके बाद जब हिंदुस्तान आजाद हो जाता है तब तीसरा कदम उठाते हैं डॉक्टर अंबेडकर जी, और वो ये उठाते हैं कि जो समस्याएं ब्रिटिश काल में थी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या शोषण के क्षेत्र में, वे समस्याएं स्वतंत्र भारत में ना हो। इसीलिए देखा जाए तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत लाए, ताकि हमारे स्वतंत्र देश में वो स्थिति पैदा नहीं हो जो कि अंग्रेजों ने कर रखी थी। तो इस तरीके से 1860 ईस्वी से लेकर 1947 तक का दौर मैंने बताया, जिसमें वित्तीय पूंजी का काल ये कहलाता है, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने और ब्रिटिश लोगों ने भारत में संरचनात्मक पूंजी क्षेत्र में पूंजी लगाई और देश के ऊपर कर्ज कर दिया। ये बताते हैं कि 1935 के आसपास जो है भारत में 42 करोड़ 80 लाख पाउंड जो है कर्ज हो चुका था, ऐसा माना जाता है, ऐसे उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब है कि लोगों के ऊपर कर्ज, व्यापारियों पर कर्ज, किसानों पर कर्ज और फिर देश पर कर्ज, पूरी तरीके से आर्थिक दृष्टि से लूट हुई थी। तो इस तरीके से मैंने लगभग 190 साल का ये जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद रहा है उसमें किस तरीके से आर्थिक नीति अपनाई गई और वो किस तरीके से शोषण की नीति बन गई, समय समय पर उसमें क्या परिवर्तन हुए, आप तक ये बात मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।